वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन सेल की रिप्रोडक्शन की डिफरेंट मेथड्स हम देखेंगे। आप पढ़ चुके हो अच्छी तरीके से इसको, पहले भी एफएससी से लेके बीएससी के पार्ट 1 तक आपने इन प्रोसेसेस को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। दोबारा इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन सेल जो प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल डिवीजन। तो इस प्रोसेस से प्लांट या एनिमल की बॉडी या तमाम लिविंग बॉडीज़ जो होती हैं दे इंक्रीज़ देयर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। दैट में बी इट डिपेंड्स कि सोमेटिक हैं या आपके सेक्सुअल सेल्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। तो इट डिपेंड्स कि किस तरह के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, उस तरह से उनके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम भी या हाफ होते हैं या सेम रहते हैं। अगर वो माइटोटिक डिवीजन है तो दे रिमेन सेम इन द डॉटर सेल्स, और अगर वो मियोटिक डिवीजन है तो क्रोमोसोमल नंबर बिकम हाफ। तो सेल डिवीजन के जो प्रोसेस है, प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए, नंबर इंक्रीज़ करने के लिए, लेंथ और विड्थ इंक्रीज़ करने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। मोस्टली सिर्फ सेक्स सेल्स के अलावा बाकी जितनी बॉडी के सेल्स ग्रो करते हैं, नंबर इंक्रीज़ करते हैं, स्टेम, रूट, लीफ है, तो वो सारे के सारे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस हैं। माइटोटिक डिवीजन होती है। अब सिर्फ डिवीजन का एक प्रोसेस अकेले से नहीं होता, बल्कि उस डिवीजन के लिए पहले से बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो कोई भी सेल जब एक दफ़ा बनता है, बनने से लेके दोबारा जब वो डिवीजन की एज तक पहुंचता है, उस दौरान उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और दैट इज़ अ बेटा साइक्लिक प्रोसेस। इसके लिए टर्म हमेशा सेल साइकिल की इस्तेमाल की जाती है। साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जहाँ पे एक सेल जहाँ से स्टार्ट होता है दोबारा उस इनिशियल स्टेज पे अगर पहुँच जाए। तो ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं, एक यके बाद दीगरे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं। जो एक ख़त्म होता है तो अगला शुरू हो जाता है, अगला ख़त्म होता है तो अगला शुरू हो जाता है, और इस थ्रू सीरीज़ ऑफ इवेंट से सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीजन एंड ग्रोथ। उसमें ग्रोथ भी होती है सेल की, सेल डिवाइड भी करता है। तो इसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है। यू कैन नॉट सेपरेट आउट वन फेज़ फ्रॉम अनदर, देयर इज़ नो क्लियर कट डीमार्केशन। कोई ऐसी डीमार्केशन नहीं है कि जिसको आप तो देख के पता चल जाए कि जी ये फ़ेज़ 1 ख़त्म हो गई है या फ़ेज़ 2 शुरू हो गई है। तो सिर्फ कुछ टाइम पीरियड रखा गया है कि अगर ये इवेंट्स हो रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फ़ेज़ 1 और G1 फ़ेज़, और इसके बाद जो नेक्स्ट फ़ेज़ है, अगर इस तरह का प्रोसेस शुरू हो जाता है, रेप्लिकेशन का शुरू हो गया है, तो उसको दूसरा नाम दे दिया गया है, और अगर डिवीजन शुरू हो गई है तो उसको माइटोसिस या मियोसिस का नाम दिया गया है। कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, ठीक है। तो सेल साइकिल एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं by which the plant cell और animal cell grow and divides, ठीक है। तो इसके डिफरेंट स्टेजेस बनाई गई हैं, मुख्तलिफ लोगों ने इसको क्लासीफाई किया है। तो जो 1953 में पेल्क एंड हार्वर्ड की जो 4 स्टेजेस का नेम जो उन्होंने ये रखा है, जो सब सारे यूज़ भी करते हैं, तो सेल साइकिल्स को डिवाइड किया है। पहली फ़ेज़ G1 कहलाती है, देन S है, एंड देन G2 है, और लास्ट स्टेज जो है वो M स्टेज कहलाती है, ठीक है। फिर M से बाद दोबारा फिर साइक्लिक पाथवे है, तो फिर से G1 में फ़ेज़ में चले जाते हैं सेल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में यही सीक्वेंस रिपीट होता है, ठीक है। G1, S, G2 एंड देन M फेज़, ठीक है। और इसमें से जो फर्स्ट 3 फेजेस हैं, इनको रेस्टिंग फ़ेज़ किसी ज़माने में कहा जाता था। दे आर नोन एज इंटरफेज़। रेस्टिंग फ़ेज़ बज़ाहिर देखने में सेल जो है वो ना आपको उसमें डिवीजन्स नज़र नहीं आती, बट इट इज़ हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव फ़ेज़ है। इसमें सेल रेस्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 जो फेजेस हैं G1, S एंड G2, दे आर इंक्लूडेड इन इंटरफेज़, और जो M फेज़ है दैट इज़ डिवीजन फेज़ कहलाती है। वो माइटोसिस हो सकती है अगर सोमेटिक सेल्स हैं, और मियोसिस हो सकती है अगर सेक्स सेल्स हैं। तो हम इसको डिटेल में देख लेते हैं वन बाय वन। इंटरफेज़ में आप 3 स्टेजेस देखोगे, G, S एंड G2, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली फ़ेज़ आपके पास G1 फ़ेज़ आती है। जैसे ही सेल डिवाइड करता है बेटा, 1 से 2 सेल बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम माइटोसिस को अगर ले लें तो 1 सेल व्हेन डिवाइड्स इनटू 2, तो जो नए बनने वाले सेल्स होते हैं वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल डिवाइड कर रहा है उसके मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं। तो G1 फ़ेज़ इज़ अ फर्स्ट ग्रोथ फ़ेज़, ठीक है। इसको ग्रोथ फ़ेज़ कहते हैं। इसमें सेल ना सिर्फ ग्रो करता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है, बट ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द DNA सिंथेसिस। नेक्स्ट स्टेज जो इसके बाद आने वाली है, उसने अपनी DNA को रेप्लिकेट करना है। उसके लिए उसको एंजाइम्स चाहिए, DNA के बेस यूनिट्स चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी करता है। जैसे हमने कोई चीज़ बनानी हो ना, तो पहले हम उसका सामान इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने खाना बनाना है तो पहले आप सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करोगे, फिर आप पकाने बैठोगे। तो सिमिलरली
डीएनए की अपनी कॉपी रेप्लिका तैयार करना है क्रोमोसोम्स ने, तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन जो है वो इस फेज़ में की जाती है, ठीक है। इसमें एंजाइम्स की सिंथेसिस होगी, इसमें डीएनए के बेस पेयर्स बनाए जाएंगे, सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं, साथ साथ सेल का साइज़ भी बड़ा होता है। इस स्टेज पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, ठीक है। इस तरह के विजिबल तो नहीं होते, लेकिन आपको समझाने के लिए कि सिंगल एक ये पूरी एक कॉपी एक क्रोमोसोम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं और एक सेल डिवाइड करने लगा है तो उसके पास SCG1 फेज़ में SC46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, माइटोसिस के अंदर। अब नेक्स्ट फेज़ जैसे ही ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ S फेज़, सिंथेसिस फेज़ शुरू हो जाती है, ठीक है। इसमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है और ये जो एक क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 46 तक ह्यूमन के केस में दे ऑल मेक देयर रेप्लिका, हर एक अपना एक रेप्लिका तैयार कर लेता है जो कि उसके साथ सेंट्रोमियर से अटैच होता है। अब ये भी वही एक क्रोमोसोम है जो इस फॉर्म में था, ठीक है, बट इट कंटेन्स नाउ 2 क्रोमेटिड्स, एग्जैक्ट रेप्लिका। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1, फिर 2, 3, इस तरह 46 ऐसे क्रोमोसोम अब प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है, आफ्टर S फेज़। देन जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अभी ग्रोथ का प्रोसेस जारी है, अब तैयारी करनी है डिवीजन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उनकी प्रिपरेशन करनी है। तो नेक्स्ट फेज़ जो शुरू हो जाती है डीएनए रेप्लिकेशन के फ़ौरन बाद, दैट इज़ G2 फेज़, ठीक है। इसको प्री माइटोसिस फेज़ भी कहते हैं, प्री डिवीजन फेज़ भी कहा जाता है। ये भी मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव है, इसमें बहुत सारे वो एंजाइम्स जो आपको आगे सेल के डिवीजन में यूज़ करने हैं। आपको उसमें सेंट्रियोल की कॉपीज़ चाहिए अगर एनिमल सेल है, बहुत सारे और माइक्रोट्यूब्यूल्स चाहिए, स्पिंडल फाइबर्स चाहिए। तो वो सारी सिंथेसिस जो है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है, सारी की सारी इस फेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाती है। जब सारी तैयारी मुकम्मल हो जाती है तो बेटा नेक्स्ट फेज़ शुरू हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड M फेज़, जो हम माइटोसिस और मियोसिस की फॉर्म में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इंटरफेज़ पे अगर नोट आए तो आपने ये तीनों फेजेस लिखनी है, प्लस आपने एक चौथी फेज़ लिखनी है जिसको हम G0 फेज़ कहते हैं, जो कि बाज़-औक़ात कुछ सेल्स क्या होते हैं कि दे एंटर G1 के बाद वो बजाय आगे मज़ीद प्रोसीड करने के वो स्टॉप हो जाती है उनकी फ़र्दर ग्रोथ, ठीक है। तो उसको G0 फेज़ कहते हैं। कई आपके बॉडी के सेल्स हैं जो एक दफ़ा बन जाते हैं तो फिर वो सारी ज़िंदगी डिवाइड नहीं करते, वो G0 फेज़ में चले जाते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे सेल साइकिल नज़र आ रहा है कंप्लीट। ये ऊपर इसकी डेफिनेशन सारी प्रॉपर्ली आ जाएगी कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जो कि सेल ग्रोथ और डिवाइड के लिए यूज़ करता है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसमें इंटरफेस का प्रोसेस लॉन्ग है, देन माइटोसिस शुरू हो जाती है। अगर टाइमली, अगर ह्यूमन बीइंग के केस में अगर 24 आवर में आपका एक सेल डिवाइड कर रहा है, 24 आवर्स का टाइम ले रहा है, तो सबसे लेंथी फेज़ जो है वो आपकी G1 फेज़ होती है, अबाउट 10 आवर्स की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद S फेज़ शुरू हो जाती है, ये राउंड अबाउट 8 आवर्स एस्टिमेट किया गया है। और फिर उसके बाद G2 फेज़ है, दैट इज़ अबाउट 4 आवर्स, ठीक है। 4 घंटे लगते हैं इसको मुकम्मल होने में और जस्ट 1 to 2 आवर्स लगते हैं माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होने में, ठीक है। तो 24 आवर सर्कल अगर किसी का हो तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ आपके पास G1 आती है। फिर मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स सेल जब बनते हैं, बनने के फ़ौरन बाद इस साइकिल को फॉलो करते हैं, बट समटाइम्स हम सेल्स ऑफ योर बॉडी एक दफ़ा बन गए तो वो दोबारा डिवाइड नहीं करते, दे एंटर इनटू G0 फेज़, ठीक है। तो G0 फेज़ में क्या होता है बेटा, इसमें यहाँ पे आप देखें कि G0 फेज़ वो फेज़ है कि रेस्टिंग स्टेट कहलाती है। इसमें सेल्स जो हैं वो फर्दर ना ग्रो करेंगे, ना डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक्टिवली आगे उसमें मज़ीद एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन, जो फर्दर जो प्रोसेसेस हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास न्यूरॉन सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा लिवर सेल्स जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, वो इसकी एग्जांपल हैं। ये सारे G0 फेज़ में चले जाते हैं, ठीक है। ये परमानेंट स्टेट होती है कुछ सेल के लिए जो कि फिर दोबारा डिवाइड नहीं करते। सम सेल्स ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी अर्सा G0 में रहते हैं और फिर दोबारा से रीस्टार्ट डिवीजन कर लेते हैं अगर उनके पास सिग्नल्स प्रॉपर्ली पहुंच जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल साइकिल। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे माइटोसिस का।